नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की हमारी कमोडिटी राउंडअप में टॉप हेडलाइन यहां पर मखानों को लेकर है, क्योंकि यहां पर इसकी मांग बढ़ती हुई नजर आई है। डिमांड अच्छी खासी स्ट्रांग है और साथ ही साथ लेकिन प्राइसेस भी अगर आप पिछले एक साल में देखें तो यहां पर डबल जैसे होते हुए नजर आए हैं। अब यहां से किस तरह की सप्लाईज हैं, भारत कितना कंज्यूम कर रहा है और एक्सपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं, पूरी यहां पर चर्चा होगी मखानों पे। साथ ही बात करेंगे सोयाबीन पर, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आई हैं। किसान थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या डिटेल्स है, क्योंकि कल भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में जाकर यहाँ पर मीटिंग्स करी है किसानों से, ट्रेडर से। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली फिर देखने को मिली है। 4 हफ्ते के लोज पर फिलहाल सोना कारोबार करता हुआ नजर आया है और $3300 पर आउंस के लेवल्स के नीचे भी फिसला है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजगौर स्पाइसेस के ओनर आशीष राजगौर, सुपा के ईडी डॉक्टर डीएन पाठक एंड कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चिनवाला। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने की पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली वहाँ देखने को मिली है। कायनात, कैसे देखती हैं आप प्राइसेस? बिकॉज अगर जून का महीना देखें तो सोना है जहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट परसेंटेज गेन्स बनते हुए नजर आए हैं। वो भी आई एम बिलीविंग आज और मंडे में जिस तरह की मूवमेंट होगी शायद वो भी खोते हुए नजर आए। लेकिन गोल्ड में अब यहाँ पर क्या सेंस है? देखिए, गोल्ड में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो इस हफ्ते हमने देखी कि पूरी तरह से ऑलमोस्ट इरेज हो गई है, क्योंकि इजराइल ईरान में सीज फायर हो गया है। सो मेजर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस या जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो थे वो फिलहाल के लिए अभी ईज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग ईज हुआ है और उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड पे देखने को मिला है। साथ ही साथ हम अगर ये देखें कि जो फेड ऑफिशियल्स और फेड चेयर है उनकी जो कमेंट्री है वो काफी हॉकिश ही रही है। अभी भी वो वेट एंड वॉच स्टांस में है। एंड फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि 2 रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस बने हुए हैं। तो ये रीजंस के कारण हम एक गोल्ड में एक अपसाइड डाउनसाइड देखने को मिल रहा है हमें। बट आज इंपॉर्टेंट ये रहेगा देखने के लिए, क्योंकि यूएस का जो भी डेटा इस वीक में आया है थोड़ा सॉफ्ट साइड पे आया है, बीट लेबर डेटा या जीडीपी नंबर्स। सो अगर आज जो पीसी फिगर्स जो शाम में एक्सपेक्टेड है, अगर वो भी सॉफ्ट टोन में आते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, देन हमें गोल्ड में एक थोड़ा सा अपटिक देखने को मिल सकता है। बिकॉज एटलीस्ट ये 2-3 रीडिंग्स ऐसी होगी पीसी की जो हमें दिखाएंगी कि इन्फ्लेशन एक्चुअली सॉफ्ट रहा है डिस्पाइट टैरिफ कंसर्न्स। और अगर वो होता है तो शायद फेड के भी स्टांस में हमें थोड़ा सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकता है। सो आज थोड़ा अगर शाम में डेटा आता है ऑन द लोअर साइड पीसी एक्सपेक्टेशंस, पीसी नंबर्स, देन डेफिनेटली हमें सोने में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं सेंटिमेंट वाइज बात करूं तो यूएस चाइना की भी जो ट्रेड डील हुई है उससे भी काफी एक मार्केट को रिस्पाइट मिला है। बिकॉज मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स में से चाइना और यूएस का ही ज्यादा मार्केट सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट था। सो उसके कारण एक थोड़ी सी वहां से रिस्पाइट देखने को मिली है। हालांकि बहुत सारी अभी डिटेल्स सामने नहीं आई है, सिर्फ यही इंडिकेशन है या यही कहा गया है कि रेयर अर्थ्स, अगर चाइना इज एक्सपोर्टिंग रेयर अर्थ्स देन यूएस अपने काउंटर मेजर्स हटाएंगे। सो इन केस अगर आगे जाके वो एग्जीक्यूट होता है देन डेफिनेटली मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है एंड गोल्ड के लिए वो भी नेगेटिव होगा। बट वो हमें थोड़ा देखना होगा आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ अभी 2 हफ्तों में ट्रम्प को बाकी जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ भी डील फाइनलाइज करनी है। सो आई गेस उस एंड से जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे उसके साथ ही हम मार्केट्स में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी एंड डायरेक्टली वो गोल्ड प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। सो अभी आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं गोल्ड प्राइस थोड़े से वॉलेटाइल और थोड़े रेंज बाउंड रहेंगे। अपसाइड एक ही रीजन से आ सकती है, अगर फेड रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस थोड़े स्ट्रेंथन हो तो ही एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सारे जो फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर्स है, फिलहाल वो यही पॉइंट आउट करे कि नियर टर्म में थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस पे प्रेशर बना रहेगा। काना, जिस तरह की मार्केट्स फिलहाल हैं और जैसे आपने कहा यूएस चाइना में एक ट्रेड डील होती हुई नजर आई है, डिटेल्स अवेटेड है। इंडिया के साथ एक शायद बड़ी डील हो सकती है। 9 जुलाई की जो डेट है वो शायद एक्सटेंड की जा सकती है, वो जो पॉज था 90 डेज का। इन लाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, कहाँ पर एक बेहतर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप उभरता हुआ देखती हैं अगले वीक के लिहाज से? देखिए, अगर गोल्ड प्राइसेस हम देख रहे हैं कि अगर 97,800 के ऊपर अगर जाते हैं देन डेफिनेटली एक रिकॉर्ड हाई पे जाने की संभावना है। बट जैसे मैंने कहा फंडामेंटली मैं वो लेवल्स अभी इन द रीसेंट इन द नेक्स्ट वीक, जैसे आपने पूछा, तो थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। बिकॉज डॉलर में जिस तरह की वीकनेस आई है उसके साथ भी हम गोल्ड में एक अपसाइड नहीं देख रहे हैं। बिकॉज मेन जो भी टेंशन थे, चाहे वो ट्रेड साइड पे हो या जियो थोड़ी ईज होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। सो इन केस अगर गोल्ड
अगर थोड़ा अगर सस्टेन कर पाता है देन डेफिनेटली अपटिक देखने को मिलेगा, बट आई फील दैट देयर इज अ चांस कि यहाँ पे थोड़ी और डिप आ सकती है, प्रॉब्ली टुवर्ड्स 95,250, सो 95,300। गोल्ड गोल्ड एक चीज़ है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल कमोडिटीज़ में चाहे वो मेटल्स है, एनर्जी है या गोल्ड सिल्वर है, एक बेहतर एक स्ट्रैटेजी क्या देखती हैं आप जिसमें आपको लगता है श्योर शॉट यहाँ पर इसे इंक्लूड करना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक मेटल्स, बेस मेटल्स को मैं ओके। एक थोड़ा ये एक पॉजिटिव देख रही हूँ। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बिकॉज जिस तरह से फंडामेंटल ट्रिगर्स इसमें उभर के आ रहे हैं, कॉपर में अगर आप देखें टाइटनेस इतना बहुत ज्यादा विजिबल है, जो बैकवर्डेशन में भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्प्रेड्स भी एलएमई पे काफी वाइडन हुए हैं बैकवर्डेशन में। सो आई थिंक कॉपर एक बहुत अच्छा बेट रहेगा, एंड कॉपर में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिठा के चल सकते हैं, बिकॉज अगर 900 के ऊपर ये ये रिसेंट रैली के बाद 900 के ऊपर अगर ये जाता है देन डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपटिक हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज कॉपर स्टॉक्स अगर हम एलएमई पे देखें तो वो ऑलमोस्ट 65% डाउन है जस्ट इस साल में, एंड वो बेसिकली इट्स जस्ट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन के हम देख रहे हैं कि एलएमई से कॉमेक्स जा रहा है, बिकॉज कॉपर के टैरिफ्स की जो फियर्स बनी हुई है उस वजह से ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एलएमई टू कॉमेक्स, जिसकी वजह से जो एलएमई के प्राइसेस है उस पर भी एक तेजी देखने को हमें मिल सकती है, एंड विच वुड रिफ्लेक्ट इन एमसीएक्स प्राइसेस ऑल्सो। सो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में कॉपर एक अच्छा ये रहेगा, बिकॉज माइंस, एजिंग माइंस है, ओवरऑल भी फंडामेंटली भी अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एप्लीकेशंस बहुत वाइड है, बहुत बेसिक एप्लीकेशंस है, सब्स्टिट्यूशन इतना कॉपर में हमने नहीं देखने को मिला है, साथ में सप्लाई कोई खास बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, स्टॉक्स डिक्रीज हो रहे हैं। सो एंड एप्लीकेशंस भी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, एआई है, सारी टेक्नोलॉजीज में कॉपर के एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं, तो आगे आने वाले समय में जो ये डेफिसिट है डेफिनेटली ये वाइडन होने की संभावना ज्यादा है। सो ये एक बहुत बुलिश स्टोरी लग रही है मुझे कॉपर में आगे आने वाले समय में। एक बेहतर बेट यहाँ पर कमोडिटीज़ में निकल के आ रही है तो वो एब्सोल्युटली कॉपर में है, जहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल्स जैसे कायनात ने मेंशन किए सारे के सारे ऑन द पॉजिटिव साइड हैं, तो एक बाइंग साइड कॉल वहाँ पर ली जा सकती है। कायनात, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोना और ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल मेटल्स पे वहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ फोकस शिफ्ट करेंगे अब यहाँ पर सोयाबीन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर किसान कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखी हैं, तो इस सेक्टर को लेकर मिस्टर पाठक अब क्या क्लैरिटी कुछ निकल के आती हुई नजर आई है? हम जानते हैं मिनिस्टर कल इंदौर में थे, आप पूरा दिन बिजी थे, क्या कुछ निकल के आया है, कुछ ईल्ड आउट हुआ उसमें से? कल जो मंत्री जी ने बड़ी एक कॉन्फ्रेंस पूरी की थी, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को टॉप लेवल पे उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और सबसे चर्चा की, सबके व्यू सुने, और उसके बाद उन्होंने जो कहा है उससे लगता है कि सोयाबीन के शायद अच्छा टाइम डेफिनेटली आएगा, जो हमको लग रहा था कि कुछ नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बड़े दो तीन अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और खेत में जाके काम करना पड़ेगा, कमरे में बैठ के खेती नहीं होती। तो उन्होंने साइंटिस्ट को और ऑफिसरों को भी बोला है कि आप लोग जाइए, किसान से मिलिए, किसान की समस्या समझिए, उनसे सीखिए और उनको सिखाइए, तब जो है खेती ठीक से हो पाएगी। सोयाबीन के बारे में स्पेसिफिक जो हमारी एक डिमांड थी कि यूएस का प्रेशर है कि जीएम सोयाबीन इंपोर्ट की जाए, तो उस पर हमने बड़े वेहीमेंटली उनको बोला कि साहब ये अगर होगा तो सोयाबीन की खेती हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके किसानों का हित जिसमें किसानों का हित होता हो। तो बड़ा क्लियर सिग्नल है कि कम से कम सोयाबीन इंपोर्ट पे तो हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सोइंग का सवाल है, सोइंग बड़े जोर शोर से चालू है सोयाबीन में, पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। एरिया गुजरात में बढ़ता हुआ दिख रहा है, मध्य प्रदेश में एरिया थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सिनेरियो में मुझे कोई बहुत ज़्यादा निराशा नहीं दिख रही है। जो बड़ा कंसर्न वो ये कि सोयाबीन की कीमतें किसान को कैसे एमएसपी मिलेगी, जो कि ऑलरेडी 432 रुपये सरकार ने बढ़ा दी है, उस पर एक बड़ी चिंता है, जो कि हमने सरकार से फिर एक बार प्रार्थना की है कि साहब ये पीएसएस पे सोयाबीन खरीदने की बजाय, जहाँ पे इतना बड़ा लॉस है, आप भावांतर स्कीम लाइए, तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, इंश्योरेंस, स्टोरेज, हैंडलिंग, लॉसेज, वो सब नहीं होंगे, किसान को एमएसपी मिलेगी, इंडस्ट्री को मार्केट रेट पे सोयाबीन मिलेगा। तो ये सब चीजें हमने उनको कही, और मंत्री जी का रवैया बहुत पॉजिटिव था कल सोयाबीन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर भी। मिस्टर पाठक, पाठक जी, मैं एक बार फिर बैक टू दैट जीएम वाले सवाल पे आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं कि शायद जीएम मेज, जीएम सोया यहाँ पर आ सकता है, और कुछ लोगों ने इसके फेवर में बात की है, कुछ लोग इसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट भी हैं। आई एम अज्यूमिंग जो सरकारों की दोनों की बात होगी वो यहाँ पर हमें जल्द सुनाई देगा, लेकिन क्योंकि आप मिनिस्टर के साथ थे कल और आपने जैसे कहा कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली कहा है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह का पुश है,
आपको लगता है कि लास्ट मिनट तक जब तक वहां साइन नहीं हो जाता वेट करना होगा? देखिए मनीषा, मुझे बहुत क्लियर दिखता है कि जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट अलाउ करना एक सुसाइडल काम होगा। तो कोई भी सरकार इतना गलत काम किसी के भी प्रेशर में नहीं कर सकती, खासतौर से इंडिया जैसे मुल्क में जहां पे कोई इतना भारी प्रेशर हमारे ऊपर नहीं। हमको ये कोई ऐसा रिपब्लिक नहीं जहां कोई डंडा दिखा के हमसे काम करवा सके। अगर जीएम सोयाबीन इंपोर्ट अलाउ होता है जबकि हमारे किसान को जीएम सोयाबीन उगाना अलाउड नहीं है, तो एक बिल्कुल इलॉजिकल है कि इंपोर्ट अलाउ करें। दूसरी बात यह है कि अगर सोयाबीन का इंपोर्ट होगा तो उससे जो मील बनेगा वो कहाँ जाएगा, और ये जो 20-50 हजार रुपए करोड़ की इंडस्ट्री है उसको, पूरी इंडस्ट्री को बंद कर देना पड़ेगा। तो ये स्थिति इतनी भयावह दिखती है कि इस पे सरकार कहीं घुटने टेके, ऐसा मुझे बिल्कुल संभव नहीं दिखता है कि सरकार जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट परमिट करे, क्योंकि इंपोर्ट हुआ तो अपनी खेती खत्म। आप देखिए जो यूएस का सोयाबीन है उसकी कीमत आज $390 है, जो हमारी एमएसपी है उस पर सोयाबीन की कीमत $620 है। अब $390 का सोयाबीन इंपोर्ट करके हमारा किसान $620 की सोयाबीन से compete कैसे कर सकता है? और बड़ा क्लियर जवाब है, कैसे किसी कीमत पे नहीं कर सकता। इसलिए सोयाबीन इंपोर्ट के बारे में मुझे बड़ा भरोसा है कि सरकार इस पे नहीं सही करेगी। कदम ओके। एक फाइनल सवाल पाठक जी, और वो आपने एमएसपी के बारे में कहा और पिछला पूरा साल निकल गया हमें यही बात करते करते कि एमएसपी के नीचे प्राइसेस हैं। 2025 में कोई चेंज यहाँ पर नहीं है जिस तरह की स्थिति है, और अब तो एमएसपी और भी ऊपर चला गया। क्या एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट होता हुआ देखते हैं कि किसानों को उनका प्राइस मिले? क्योंकि हम लगातार ये भी बात करते रहे हैं कि सिर्फ 20% ही किसानों को यहाँ पर एमएसपी मिलती है, बाकी क्या करें? देखिए पिछले साल 20 लाख टन खरीदा तो करीब 18-15-20% सामान खरीदा सरकार ने। मुझे इस आने वाले फसल में भी ऐसा नहीं दिखता है, फंडामेंटल्स डिमांड सप्लाई देखते हुए, कि इंडस्ट्री इस काबिल होगी कि वो एमएसपी पे सोयाबीन खरीद पाए। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रख रहा हूँ। जो आज तेल की कीमत है और अगर एमएसपी को मिलूं तो सोयाबीन डीओसी की कीमत होनी चाहिए 46,000 रुपए पर टन। आज सोयाबीन मील की कीमत 32,000 रुपए पर टन है। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि इंडस्ट्री के पास कोई चारा नहीं है। हमको मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मील और ऑयल से उतनी रिकवरी हो जाए, उतनी कीमत इंडस्ट्री किसान को देगी। कि इंडस्ट्री को तो सिर्फ उतना अपना चलाने का पैसा चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जो आज स्थिति मील और ऑयल की प्राइस की है उसके हिसाब से एमएसपी कम से कम इंडस्ट्री दे पाए, ऐसा मुझे किधर से भी संभव नहीं दिखता है। क्योंकि कैलकुलेशन, पूरी मैथमेटिक्स यही कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक कहीं कोई बहुत बड़ी विसंगति नहीं हो। कहीं अमेरिका की क्रॉप खराब हो जाए बहुत ज्यादा, ब्राजील अर्जेंटीना में बहुत बड़ी आफत आ जाए, ऐसा हो जाए तो वो एक अनहोनी घटना होगी। नॉर्मल कोर्स में मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है। डीडीजीएस का फैक्टर बना हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है, और डीडीजीएस से डिमांड हो रही है। जी हाँ, काफ़ी सारी चिंताएं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ पॉजिटिव क्यूज़ यहाँ पर मंत्री जी की कॉन्फ्रेंस से कल निकलते हुए नजर आए हैं। आशा यही है कि जो बातें हुई हैं, जो पॉजिटिविटी आपको फील हो रही है, वो आगे ऑन ग्राउंड भी यहाँ पर कल्मिनेट होती हुई नजर आए। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक हमारे लिए समय निकालने के लिए और वो सारी डिटेल्स में चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर मखाने के बाजार पर करेंगे, क्योंकि मखाना बोर्ड बनने के बाद हमने यहाँ पर मूवमेंट आते हुए देखी है और मखाने का जो मार्केट साइज है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या है इसके मैथमेटिक्स, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के ओनर आशीष राजगौर हैं। आशीष जी नमस्कार। और आपका बाजार एब्सोल्युटली तेजी में है यहाँ पर। 2 साल पहले की बात करें तो भाव यहाँ पर 800 पर थे, पिछले साल 1200 में थे, उसके बाद अब हमने 3,000-4,000 तक भी यहाँ पर प्राइसेस आते हुए देखे हैं। जिस तरह की डिमांड है, एक तो कैसे देखते हैं आप बनता हुआ, इंडियन मार्केट्स में डिमांड कैसी है और प्राइसेस, सबसे पहले आपकी क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कच्छी नया साल है, तो इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना आपको चाहता बहुत हूँ। बहुत बधाई नए साल की। खूब खूब धन्यवाद। मठो असांजो कच्छ, मठा असांजा माड़ू, मठा असांजी वाणी अने मठी असांजी प्रीत। तो आप सभी को, पूरे देशवासियों को, राजगौर परिवार की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। अच्छा, मखाने की बात करें तो मखाने नए आने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मखाना नया अभी तक आया नहीं है, उसकी प्रोसेस चालू हो चुकी है। मखाना आने में और कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है।
अभी जो वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि मखाना शुरू हो गया है, तो मैं उनसे, हमारे दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि मखाना शुरू हो गया मतलब ये जो बीजा है, इसे मखाने का हम हमारी भाषा में कहें तो बीजा बोलते हैं, लेकिन बिहार की भाषा में इसे गुरिया बोलते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, तालाब में से ये बीजा निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन जब तक उसकी फुड़ाई नहीं होगी, आपके स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि कढ़ाई में उसको सेक के उसको भूनते हैं। कम से कम उसको और 15 अगस्त तक ये मखाना रेडी होके तैयार हो सकता है। हम्म। आशीष जी, आप टीवी के लिए बिल्कुल सही इंसान है। जिस तरह से आपने हमें बीज दिखाया और जिस तरह से मखाना दिखाया, तो हमारे व्यूअर को एकदम आराम से समझ में आ जाता है कि कैसे ये कहाँ पर जा रहा होता है। जैसे आपने कहा 15 अगस्त से यहाँ पर नई सप्लाईज आनी शुरू हो जाएंगी। किस तरह की सप्लाईज इस साल में हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, आपने अभी भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मोदी साहब ने अभी मखाना बोर्ड का गठन किया है, तो वो काबिले तारीफ है हमारे देश के लिए और खास करके बिहार की जनता के लिए भी। तो ये बोर्ड के गठन से हमारे यहाँ पे जो इसकी खेती है, वो कम से कम 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी अगले कुछ आने वाले सालों में। तो उसके हिसाब से हम ऐसा समझते हैं कि शायद प्राइस कम हो जाए, लेकिन सामने एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30% अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ मैं, कंफर्म आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 30% जितना हमारा जो देश का मखाना है, वो विदेशों में सप्लाई हो रहा है यहाँ से, और 70% हमारे देश में मिल रहा है। प्राइस मूव जिस तरह से हमने आता हुआ देखा, कैसे देखेंगे आप पिछले 3 सालों का जो प्राइस मूव हमने बनता हुआ देखा है? 3 साल से हम लोग, आप भी कवर करने के लिए दिवाली में हमेशा आप एग्रीकल्चर मार्केट में बहुत मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, हम देख रहे हैं, आपकी मेहनत को सलाम है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, मखाने का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है और ये घटने वाला नहीं है, आने वाले बहुत सालों तक अब ये घटने वाला नहीं है। और लोगों को इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पता चल चुकी कि मखाना क्या है, ये एक रियल वैगन है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग मतलब आप केमिकल्स नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी इसके अंदर खाद पेस्टिसाइड्स भी कुछ भी नहीं है। ये एकदम प्योर नेचुरल है। और यहाँ पे आज की डेट में हम बात करें तो 1000 रुपए से लेके ऊपर में अच्छी क्वालिटी के 2000 तक के दाम होलसेल मार्केट में यहाँ पर मखाने के हैं मैम। आशीष जी, रिटेल में क्या प्राइसेस हैं? 1000 रुपए लोएस्ट क्वालिटी और 2000 रुपए एकदम सुपीरियर क्वालिटी के रेट होलसेल मार्केट में, जो कि रिटेल में 20-30% अप मिल सकते हैं। 1500 से लेके 2300-2400 तक के भाव हैं रिटेल के अंदर मैम। ओके। आशीष जी, अब आगे जाकर जैसे आपने कहा कि आवक यहाँ पर आ जाएगी, प्राइसेस क्या इस साल भी ऊपर रहने की उम्मीद है या आपको लगता है कि थोड़े से सॉफ्ट होंगे? देखिए, हर हर टाइम हम तेजी की बात करें वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो नेचुरली भाव कम होने चाहिए, लेकिन मखाने के अंदर ये रेट स्टडी रहेंगे, अगले साल में भी शायद स्टडी रहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो मखाने में इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद कम है। हालांकि कुछ कुदरती आफत नहीं आनी चाहिए, बाकी रेट स्टेबल रहने की उम्मीद है। पॉइंट टेकन। आशीष जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, मखाने दिखाने के लिए भी और उसके बारे में इतनी सटीकता से बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ शो में इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात होगी एक्टिविटीज पर।